तो समझ में आ जाएगा। जाओ जाओ जाओ। कैपलर बाबा के टोटल 3 लॉ, इसको ना बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, तो चीटी बेचारा ऐसे 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 करके लिखेगा। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा चैप्टर हम देखने वाले हैं वन शॉट में। एंड गाइस बहुत मिनिमम टाइम के अंदर पूरे का पूरा चैप्टर का मैं रिवीजन करवा दूंगा। अगर ये आपने वीडियो देख लिया, आपका ग्रेविटेशन का टेंशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। एंड गाइस ये जर्नी अब कंटिन्यू जारी रहेगी। आपका जो एग्जाम्स आने वाला है उसमें बस ये आपने देख लिया भाई, काम खत्म। ऐसा ही आपको कौन से सब्जेक्ट कौन से चैप्टर का चाहिए, नीचे कमेंट की बरसात हो जानी चाहिए। एंड गाइस हर बच्चे वीडियो को लाइक करके जाएंगे, कमेंट जरूर करके जाएंगे गाइस, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, क्योंकि वहीं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो सीरीज बनाने वाले वहीं भेजने वाले। तो जो टेलीग्राम है उसको जरूर आप क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना। तो चलो बिना देरी का हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन। सो गाइस ग्रेविटेशन, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ग्रेविटेशन होता क्या है, ग्रेविटेशन का मीनिंग क्या है। सो सबसे पहले देखो गाइस, सिंपल सी बात है। देखो ये पेन है, ये नीचे गया, ये नीचे क्यों गया? कुछ तो अट्रैक्शन है, कोई तो अट्रैक्शन है। तो गाइस इसके बीच में और इसके बीच में, मतलब अपने अर्थ के बीच में, दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन। अब गाइस अगर मैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ूं, तो अगले टॉपिक का नाम है हमारा सर्कुलर। सर आप ग्रेविटेशन पढ़ा रहे हो? सर ये ग्रेविटेशन बहुत, अभी तो मैं बहुत गलत जगह पे पहुंच चुका हूँ, फिर भी मेरे को ये नहीं समझ में आया कि एक्सेलरेशन और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसमें फर्क क्या है? भाई आप तो चले गए हो भोलू जी, आप तो चले गए हो, बट हमें तो यहाँ जीने दो। कोई बात नहीं, ये वीडियो जाके देख लेना, वीडियो अपने अपने समाज में भी शेयर कर देना जरूर। उनको भी एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मीनिंग समझ में आ जाएगा। ओके, तो समझ में आ जाएगा। जाओ 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 जाओ, डराओ मत बच्चों को। ओके दोस्तों, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन का मीनिंग क्या होता है? मोशन ऑफ द पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल सर्कल के सरकमफेरेंस पे। ओके, ये सर्कल है हमारा। ओके, सर्कल के सरकमफेरेंस पे अगर कोई भी पार्टिकल ऐसे 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 चक्कर काट रहा है, ऐसे 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 चक्कर काट रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। तो मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग दिस सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अब दूसरी बात, सेंट्रीपिटल फोर्स। गाइस बहुत सिंपल से एक ही लाइन याद रखो, इट इज डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। इट इज डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। मतलब कहने का मतलब, जैसे आप गाइस एक स्ट्रिंग ले लो, उसको इस तरह से ऐसे गोल गोल घुमाओ, मतलब उसका फोर्स कहां रहता है? सेंटर की तरफ रहता है। कहां रहता है? जब आप स्ट्रिंग में आपने क्या एक स्टोन बांध दिया और उसको इस तरह से घुमा रहे, तो फोर्स कहां रहता है? सेंटर की तरफ रहता है। इट इज डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, और इसी को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये सेंटर सिगिंग फोर्स भी कहा जाता है। अब अगले टॉपिक की तरफ, कैपलर बाबा के टोटल 3 लॉ है। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। पहले लॉ में उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने ये बोला था कि जो भी प्लैनेट है, जो भी प्लैनेट जो ऑर्बिट में घूमते हैं, जो प्लैनेट का जो ऑर्बिट होता है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। कैसा ऑर्बिट होता है? इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। एंड इलिप्स जो होते हैं, उस इलिप्स के पास एक नहीं 2 फोकस होते हैं। कितने फोकस? एक नहीं 2 फोकस होते हैं। एंड 2 फोकस में से किसी एक फोकस पे हमारा सन सिचुएटेड होता है। कहने का मतलब क्या है? फिर से मैं आपको समझाना चाहूंगा। हर प्लैनेट का जो ऑर्बिट होता है, घूमने वाली जगह जो होती है, वो इलिप्टिकल होता है। इलिप्टिकल होता है, और जो इलिप्स होता है उसके पास 2 फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं? 2 फोकस। तो 2 में से किसी एक फोकस पे हमारे ये जो सूरज दादा हैं वो सिचुएटेड होते हैं। तो सिंपल सी लाइन, ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट, प्लैनेट का ऑर्बिट क्या होता है? इलिप्स होता है। तो ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज द इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। 2 है इसलिए फोकाई, किसी एक पे सन हमारा क्या होता है? सिचुएटेड होता है। तो कैपलर बाबा का फर्स्ट लॉ ये हो गया। अब सेकंड लॉ क्या कहते हैं? बहुत सिंपल सी बात है गाइस। अगर बस आपको इतना याद रहे तो भी आपका काम हो जाएगा। स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कहने का मतलब क्या मैं बता देना चाहता हूं। मान लो जस्ट एग्जांपल, 1 घंटे के अंदर 1 किलोमीटर कवर हुआ, दूसरे घंटे के अंदर भी 1 किलोमीटर कवर हुआ, तीसरे घंटे के अंदर भी 1 किलोमीटर कवर हुआ, चौथे घंटे के अंदर भी 1 किलोमीटर कवर हुआ। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहां देखो सिंपल सी बात है, जब हम क्या करते हैं, सन और प्लैनेट के बीच में लाइन ज्वाइन करते हैं, तो हमें एक रिलेशन समझ में आता है कि 1 घंटे के अंदर अगर इसने 1 किलोमीटर प्लैनेट ने कवर किया, तो दूसरे घंटे में भी 1 किलोमीटर ही जगह कवर करता है, तीसरे घंटे के अंदर भी 1 किलोमीटर ही ये एरिया कवर करता है। तो ये होता है हमारा सेकंड लॉ, द लाइन ज्वाइनिंग। किसके बीच में लाइन ज्वाइन करना है? प्लैनेट एंड सन। तो हमें क्या पता चलता है? स्वीप्स इक्वल एरिया कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। अगर पहले घंटे के अंदर, जैसे एग्जांपल, पहले घंटे के अंदर 2 किलोमीटर कवर किया, तो दूसरे में भी 2 किलोमीटर ही कवर करेगा। और ये हमारा सेकंड लॉ,
तो द लाइन ज्वाइनिंग किसके बीच में, प्लैनेट एंड सन्स। तो हमें क्या पता चलता है कि इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, ये है हमारा केपलर बाबा का सेकंड लॉ। अब थर्ड लॉ की बात करूंगा, ज्यादा टेंशन नहीं दूंगा, बस सिंपल सी बात है, इसको लेके बहुत सारे बच्चे टेंशन लेते हैं। टी, ओके, और ये हमारा आर जो है ये मीन डिस्टेंस, और डिस्टेंस किसके बीच की बात हो रही है, प्लैनेट और सन। तो आर मतलब मीन डिस्टेंस, टी मतलब टाइम पीरियड। तो ये स्क्वायर हो गया, ये हमारा क्यूब हो गया। तो स्क्वायर ऑफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस फ्रॉम प्लैनेट टू सन या सन टू प्लैनेट। बोलो, हो गया गाइस, आपका स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। स्क्वायर ऑफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन टू प्लैनेट। खत्म, कहानी खत्म गाइस। ये इसको ना बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं और रटते रहते। मैंने बोला अगर ये इक्वेशन आपके दिमाग में फिट हो गया तो आपका स्टेटमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो इस इक्वेशन को और हम सॉल्व करते हैं। जैसे हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो दो चीजें लगती है, इक्वल और कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट। अब गाइस हमें केपलर कांस्टेंट फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, ये वाला आर डिवाइड में आ जाएगा, मेन डिस्टेंस डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू के आ गया। ये हो गया हमारा केपलर थर्ड लॉ। खत्म, एक झटके में स्टेटमेंट भी बना दिया और इक्वेशन को हमने सॉल्व भी कर दिया। अब चलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। इसको भी बहुत सारे बच्चे रट्टा मारते हो, रट्टा मत मारो, इसके लिए भी हम बताते हैं। मान लो ये अपना ये दो ऑब्जेक्ट है एंड दोनों के बीच में ये मान लो हमारा अर्थ और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट, इनके इसका मास हम ले लेते हैं m1, इसका मास ले लेते हैं हम m2, इस तरह से कंसीडर करते हैं। चलो अब मैं थोड़ा इसको रफ करके, बड़ा वाला हमारा हो गया अर्थ, ये हो गया m1, छोटू वाला हो गया हमारा ऑब्जेक्ट m2, एंड दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो जनरली देखो कहीं कहीं डिस्टेंस d लिया रहता है, कहीं कहीं r लिया रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। दोनों के बीच का डिस्टेंस को मैंने d ले लिया। कहानी खत्म। अब देखो गाइस, एक सिंपल सा रिलेशन है दोनों के बीच में, ये ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ है, दोनों के बीच में कुछ तो फोर्स लग रहा है, यही तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। आप सभी को पता है यही हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो देखो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होता है, ये दोनों के मासेस को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लाई। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच के डिस्टेंस का क्या करना है, स्क्वायर करना है। मतलब कहने का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है क्या, हम जितना ज्यादा मास बढ़ाएंगे फोर्स उतना ज्यादा बढ़ेगा। हाथी एंड चींटी, हाथी को ऊपर से गिराओ देखो फोर्स ज्यादा लगेगा, चींटी को गिराओ उस पर फोर्स चींटी के जैसा लगेगा। भाई अगर चींटी पे हाथी जैसा फोर्स लगेगा तो चींटी का हाल क्या होगा आप जानते ही हो। तो सिंपल सी बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, दोनों के मासेस का प्रोडक्ट, एंड गाइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि जहां अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो फोर्सेस बढ़ जाएगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आप अर्थ की तरफ आ रहे हो, मतलब डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एंड तो फोर्सेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अगर अर्थ से दूरियां बना रहे हो, दूर जा रहे हो भाई, दूर जा रहे हो ना, जब दूर जाओगे तो इनका प्यार कम हो जाएगा, मतलब फोर्सेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर फोर्स बढ़ेगा, अगर फोर्स कब बढ़ेगा, जब डिस्टेंस कम होगा। देखो जब नजदीक आ रहे हो तो डिस्टेंस कम हो रहा है, तो फोर्सेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये चीजें याद रखो, बस ये दिमाग में आप इसका अब स्टेटमेंट हम कैसे बनाएंगे, मैं यहां फिर से एक बार देखो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओ, यहां क्या लगेगा, दो चीजें इक्वल और कांस्टेंट, इक्वल और कांस्टेंट m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी तो टेंशन नहीं लेना, ये डिवाइड में ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ऊपर है तो इस साइड आके नीचे हो जाएगा। ओके खत्म। अगर इसका यूनिट कोई पूछे तो बता देना उसको, फोर्स का होता है न्यूटन, डी मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसलिए डिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है मीटर, स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर मैंने लगा दिया। m1 m2 ये मास है, मास का यूनिट होता है केजी और 2 है इसलिए स्क्वायर हो गया, यूनिट भी कर दिया। बिना मतलब रट्टा मारते रहते हो, काम खत्म करते रहते हो। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अभी जो भूत महाराज ने पूछा था, एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेट क्यों हुआ, जैसे बाइक क्यों एक्सेलरेट होता है, एक्सेलरेट ड्यू टू पेट्रोल, और यहां ये एक्सेलरेट क्यों हुआ, ड्यू टू ग्रेविटी। इसीलिए ये वाला जो स्मॉल जी है ना, ये स्मॉल जी क्यों है, एक और एक्सेलरेशन होता है जो स्ट्रेट लीनियर मोशन के लिए होता है, बट मैं यहां किसकी बात कर रहा हूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी।
ओके तो सिंपल सी बात है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है जिसके कारण ये एक्सेलरेट हो रहा है, इसी को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। नॉर्मली हम लोग एक अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं 9.8, ओके क्या लेते हैं 9.8, बट गाइस मैं बोलना चाहूंगा एक्सेलरेशन प्लेस टू प्लेस, प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज होता है क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसके 3 कंडीशंस दिए हुए हैं, तीनों कंडीशन को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, एकदम दिमाग में फिट कर दूंगा। तो पहला है चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। सबसे पहले अभी हम अर्थ के ऊपर ही घूम रहे हैं, अर्थ के ऊपर ही हमारा आना जाना हुआ है, तो ये हमारा अर्थ। अब इसके ऊपर अभी ये इसका जो बीच वाला पार्ट देखो, ये इक्वेटर वाला पार्ट है। तो अभी मैंने एक फॉर्मूला बनाया था, फॉर्मूले पे आपको ध्यान रखना है अच्छी तरीके से। देखो मैं चलो ये पहले फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला पहले डिराइव मुझे करना चाहिए था, पर चलो पहले बता देता हूं, फिर ये फॉर्मूला आया कैसे वो भी बता दूंगा। जी इक्वल टू जीएम अपॉन आर स्क्वायर। ओके अब देखो दोस्तों, यहां जहां डिस्टेंस बढ़ेगा, मैंने बोला ये देखो, ये ऊपर है एक नीचे है, ऊपर और नीचे मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा। अभी हम अर्थ के ऊपर ही चल रहे हैं, तो मान लो अगर इक्वेटर पे है तो ये आर मतलब डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस ज्यादा है तो वहां ग्रेविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इक्वेटर पे क्या, इक्वेटर पे डिस्टेंस ज्यादा है, इक्वेटर पे डिस्टेंस ज्यादा है तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, दिमाग में रखना। अब पोल्स की बात अगर करें, पोल्स पे डिस्टेंस कम है, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा हो जाएगी। तो अगर आपसे कोई पूछे चेंज अलोंग दी सरफेस ऑफ अर्थ, तो बस इतना याद रखना कि जो हमारे अर्थ का शेप है उसी के कारण, उसी वही रीजन है जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो पोल्स पे मैक्सिमम होता है एंड इक्वेटर पे मिनिमम होता है। क्यों मिनिमम होता है, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, और ज्यादा है इसलिए जी कम हो गया, यहाँ डिस्टेंस कम है इसलिए जी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ये बातें दिमाग में रखना, इसलिए हाईएस्ट पोल्स पे होता है और इक्वेटर पे क्या होता है, लो होता है। हाईएस्ट पोल पे कितना 9.832 और जो हमारा इक्वेटर पे होता है वो 9.78 होता है, ये दिमाग में रख लेना। अब दूसरा चेंज विद द हाइट, फिर से कहानी वही भाई, फिर से जी इक्वल टू जीएम अपॉन आर स्क्वायर। ओके अब बट हाइट की बात चल रही है, मैं यहां पहले लिख देता हूं, हाइट की बात चल रही है तो हम लोग यहाँ आर प्लस एच, या तो डायरेक्ट स्मॉल आर भी लेते हैं। क्यों लेते हैं इसका रीजन अभी मैं बताऊंगा, पर अभी के फॉर्मूला दिमाग में रख लो, जी इक्वल टू जीएम अपॉन आर स्क्वायर। अब फिर से वही बात गई, अभी मैंने बताया था ये हमारा अर्थ अगर हम इससे ऊपर जा रहे हैं मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है, जहां डिस्टेंस बढ़ेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगा। पर आप इसके नजदीक आ रहे हैं, प्रदीप सर नजदीक आ रहे मतलब डिस्टेंस कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर हाइट इंक्रीज होगा तो जी डिक्रीज हो जाएगा, और हाइट डिक्रीज हुआ तो जी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। समझ में? तो अगर हाइट डिक्रीज हो रही है तो वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज हो जाएगी, और हाइट इंक्रीज हो रही है तो वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर तुम हमारे पास आओगे ना, तो हम तुम्हें प्यार ज्यादा देंगे, अगर हमें छोड़ के जाओगे तो हम तुम्हें भूल जाएंगे। समझ में? यही हाल है इनका भी। तो हाइट ज्यादा प्यार कम, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम, हाइट कम प्यार ज्यादा, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा। तो ये बातें बहुत सिंपल सा लाइन में हमने लिखा हुआ है। इसके बाद गाइस चेंज विद द डेप्थ के लिए आपको समझना है बहुत अच्छी तरीके से। अब देखो गाइस, जैसे हम अर्थ के अंदर जाते मान लो यहां मैं पहुंच गया, फिर से यही फॉर्मूला जी इक्वल टू जीएम अपॉन, अब अर्थ के अंदर कैपिटल आर लेंगे, क्यों लेंगे वो बताऊंगा अभी। मैं यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। अब यहां पहुंच गया तो जब मैं यहां पहुंचा तो समझ लो मास भी कम हो गया। पहले अर्थ इतना था, अब मैं यहां पहुंच गया तो मेरे लिए अर्थ बस इतना सही है, तो मास भी कम हुआ है एंड डिस्टेंस भी कम हुआ है, मास भी कम हुआ, डिस्टेंस भी कम हुआ। इवन गाइस अब मैं यहां आ गया मान लो इतनी दूरी पे, तो फिर से गाइस क्या हो गया, मास अगेन फिर से कम हुआ है एंड डिस्टेंस फिर से कम हुआ है। तो और मैं नीचे आ गया तो फिर से गाइस मास और कम हो गया, डिस्टेंस और कम हो गया। मतलब जैसे जैसे मैं डेप्थ में जा रहा हूं तो दोनों चीजें डिक्रीज हो रही है, मास एज वेल एज डिस्टेंस, मास एज वेल एज रेडियस, दोनों डिक्रीज हो रहा है। एंड जब दोनों डिक्रीज हो रहा है तो मैथ का कैलकुलेशन इतना अगर हमें आता है कि ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू अगर दोनों डिक्रीज हो रही है तो ये रिजल्ट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो कंबाइन इफेक्ट ऑफ एम और आर अगर डिक्रीज हो रहा है तो जी की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाती है जब अर्थ के अंदर जाते हैं। तो ये बातें दिमाग में रखना कि अगर मास एज वेल एज रेडियस दोनों डिक्रीज हो रहा है तो कंबाइन इफेक्ट के कारण जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी जब हम अर्थ के अंदर जाएंगे। बस इतना पॉइंट याद रखना है कि अगर हम लोग इनसाइड द अर्थ जा रहे हैं तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होगा, और कंबाइन इफेक्ट किसका होगा, आर और एम जो हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इसलिए जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? अब चलो
एस्केप वेलोसिटी। पर एस्केप वेलोसिटी से सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला बना कैसे। एक ये फॉर्मूला आपको आता होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, बट यहां कौन से एक्सेलरेशन की बात करो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए यहां जी ले लिया। दूसरा गाइस, अभी वो फॉर्मूला हमने देखा जी एम एम अपॉन, पर यहां मैं देखो वहां हमने ये वाला फॉर्मूला था, देखो ऐसा एफ इक्वल टू ऐसा था, अगर आपको याद होगा तो इस तरह से जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को गाइस देखो इस तरह से लिखा जाता है, m कैपिटल M मतलब मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल m मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और नीचे वाले को यहां d के जगह हम लोग क्या ले रहे हैं, r। दोनों का मतलब वही है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। ओके, अब देखो दोस्तों, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स, अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम हो जाएंगे, तो एम जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। आपके मन में क्वेश्चन ये जरूर आ रहा होगा कि सर कहीं कैपिटल आर लिया जाता, कहीं स्मॉल आर लिया जाता, क्यों? रुके रहो, बताऊंगा। दोनों साइड से एम एम क्या हो गया, कैंसल, जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो गाइस, ये स्मॉल आर तब लिया जाता है, ये स्मॉल, ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला बन गया। बट गाइस, अगर कोई ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम दी अर्थ है, अर्थ से बाहर है, अर्थ से बाहर है, तो हम लोग क्या लेते हैं, स्मॉल आर लेते हैं। और स्मॉल आर किसका किसका कॉम्बिनेशन रहता है बता देना चाहता हूं। ये ऑब्जेक्ट है, मान लो ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये हमारा एम और ये स्मॉल एम, ये ऑब्जेक्ट। तो यहां से लेके अर्थ के सरफेस तक जितना हाइट है उसको एच कंसिडर करते हैं, और ये वाले को क्या करते हैं, रेडियस, कैपिटल आर। तो रेडियस ऑफ द अर्थ आर प्लस एच मिला के स्मॉल आर बनता है। तो समझ लो, अगर ये आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के बाहर है, तो या तो स्मॉल आर लिखो या तो आर प्लस एच का होल स्क्वायर लिखो। ओके, दोनों का मतलब एक ही, बड़ी स्मॉल आर आपको क्या बताएगा कि हमारा अर्थ बाहर है। अब दूसरी चीज है, ये देखो जी इक्वल टू जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर मतलब हमारा अर्थ अब यही है, ऑब्जेक्ट यही है। अगर ऑब्जेक्ट यही है तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, तो ये तो स्मॉल आर है, तो ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ, ये वाला फॉर्मूला, अवे फ्रॉम द अर्थ ये वाला फॉर्मूला, या तो ये या तो ये। ओके, तो चलो ये भी बता दिया मैंने। अब एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी बहुत सिंपल है गाइस, बहुत सिंपल है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सैटेलाइट को अर्थ की ग्रेविटी से एस्केप करने के लिए, बाहर निकालने के लिए, ओके, सैटेलाइट को अर्थ की ग्रेविटी से एस्केप करने के लिए जो वेलोसिटी उस सैटेलाइट को दी जाती है, उसी मिनिमम वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर द सैटेलाइट टू एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकालने के लिए सैटेलाइट को जो वेलोसिटी दी जाती है, वही वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। अब गाइस, फ्री फॉल बहुत सिंपल है गाइस, फ्री फॉल ये फ्री फॉल। तो गाइस एकदम दिमाग में रख लो, सबसे पहले फ्री फॉल का डेफिनेशन, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन। जो भी ऐसा ऑब्जेक्ट का मोशन जो ओनली ग्रेविटी के अंडर हो रहा है, बस ग्रेविटी के अंडर हो रहा है, उसको हम कहते हैं फ्री फॉल। ये देखो ये, पर फ्री फॉल के लिए कुछ कंडीशन भी चाहिए। सबसे पहला कंडीशन, ये जो ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी देखो मैंने पकड़ के रखा है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या रहना चाहिए, जीरो रहना चाहिए। दूसरी बात गाइस, सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो अगर बीच में ऑब्स्टेकल्स एयर पार्टिकल्स ये वो सब है, तो इसका क्या होगा, स्पीड धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा। सिंपल सी बात, एक बार हाथी और चींटी को गिरा दो और बहुत तेज हवा बह रही है, तो चींटी बेचारा ऐसे करके नीचे जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे करके नीचे जाएगा। सो गाइस, उसी तरह से अगर मैंने इसको छोड़ा, इसको रिलीज किया और बीच में कुछ ऑब्स्टेकल्स है, एयर पार्टिकल्स है, या तो एक्चुअली बहुत तेजी से हवा बह रही है, तो इसका जो मोशन है उस पर इफेक्ट गिरेगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए गाइस ट्रू फ्री फॉल किसमें पॉसिबल होता है, वैक्यूम के अंदर, क्योंकि वैक्यूम के अंदर ये सभी ऑब्स्टेकल्स नहीं होते और आराम से वो नीचे चला जाता है। इसीलिए गाइस फ्री फॉल का मतलब आपके दिमाग में रहना चाहिए। और ट्रू फ्री फॉल कहां पॉसिबल है, वैक्यूम के अंदर पॉसिबल है। एंड गाइस एक और फॉर्मूला मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपको पता रहना चाहिए, V इक्वल टू U प्लस AT। अगर मुझे इसको ट्रू फ्री फॉल की तरफ बनाना है तो सबसे पहली बात, U मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला, और ये किसके कारण नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के नीचे के कारण आ रहा है, तो A की जगह GT हो जाएगा। ओके, ये लीनियर एक्सेलरेशन है, ये कौन सा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब दूसरा फॉर्मूला, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। फिर से गाइस, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा, ये जीरो होगा तो ये पूरा का पूरा पार्ट जीरो हो गया, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, हाफ
ए के जगह जी टी स्क्वायर, तो दूसरा फॉर्मूला बन गया। अब तीसरे फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो तीसरा फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फिर से गाइस इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, 2a की जगह क्या है gs हो गया, कहानी खत्म। तीनों फॉर्मूले मैंने सभी इक्वेशंस बता दिए। आप देखो गाइस, इसको मैंने कम से कम टाइम में खत्म करने का ट्राई किया है। इसको देख के आप अपने अपने अच्छी तरीके से अपने रिवीजन को कंप्लीट कर सकते हो। एंड गाइस अगर आपको डिटेल में और चीजें देखनी है तो मेरे डिटेल के बहुत सारे वीडियो भरे पड़े हुए हैं, आप जाके इस चैनल पे देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।